नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो कि आरपीएफ रूल 70-72 के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभी तक अगर आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो www.rpflbc.blogspot.com पे विजिट करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जानकारी आसानी से प्राप्त होंगी। आप वहाँ से अपने तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक सक्सेस कोड के साथ शुरू करेंगे कि मेहनत एक खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सफलता आपकी जरूर सुनिश्चित है। चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 11 नवंबर 1950। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। दूसरा सवाल, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बनना और लागू होना दोनों अलग अलग तिथियां थी। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर 1949। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। चलेंगे आगे। सवाल नंबर तीसरा है, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर 1949। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं चौथे सवाल पर। Who was the temporary president of the Constituent Assembly? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 5 है, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलेंगे अपने छठे सवाल पर। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। क्या ये 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1947 को, 11 दिसंबर 1948 को या 11 दिसंबर 1949 को? बहुत ही आसान सवाल है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं आगे। सातवां सवाल है आपके लिए, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। चलेंगे आठवें सवाल पर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा थी उसमें संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन। 10वें सवाल को देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा में प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे?
क्या 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 7 सदस्य थे या 8 सदस्य थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं 11वां सवाल है, हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 12 अनुसूचियां थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में वर्णित है। चलिए देखते हैं 12वें सवाल पर, व्हेन डिड द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलते हैं आगे। 13वां सवाल है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? क्या 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलते हैं 14वें सवाल पर, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? क्या 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चलते हैं आगे। 15वां सवाल, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल सॉन्ग? जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? क्या 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? इसका भी उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही है, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अडॉप्ट किया गया था। 16वां सवाल देखते हैं, इन विच ईयर इंडिया टेकन द मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ? भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता किस वर्ष में? ऑप्शन था 1946, 1947, 1948 या 1949 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने ली थी। चलेंगे आगे। 17वां सवाल है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है कि भारत के संविधान में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज बोरो की गई है। तो इसमें मूल संविधान जो था हमारा भारतीय संविधान, उसमें मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया था? क्या ये अमेरिका से लिया गया था, रसिया से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था या जर्मनी से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया के संविधान से लिया गया है। उस समय उसे यूएसएसआर कहते थे। चलते हैं 18वें सवाल पर, फंडामेंटल राइट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार वो किस देश से लिया गया है? क्या ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, रसिया से या ब्रिटेन से या जर्मनी से? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट को लिया गया है। चलेंगे हम अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 19 है, सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या ये अमेरिका से, रसिया से, ब्रिटेन से या जर्मनी से? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से जो है ये लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। 20वां सवाल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? क्या ये ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से जो है डीपीएसटी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या ये अमेरिका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है या जर्मनी से लिया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन। चलेंगे 22वें सवाल पर। व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सिटीजनशिप? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? क्या ये भाग 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है या पार्ट 4 है? बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पार्ट 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक उसमें वर्णन है। चलेंगे आगे। चलिए 23वां सवाल है दोस्तों, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब पंचायत? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत के बारे में बताता है? क्या ये भाग 3 है, भाग 5 है, भाग 7 है या भाग 9? सही उत्तर है दोस्तों, भाग 9 में बताया गया है पंचायत के बारे में। 24वां सवाल है, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इमरजेंसी प्रोविजन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? क्या ये पार्ट 13 है, पार्ट 15, पार्ट 17 या पार्ट 18 में? सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 18 में बताया गया है आपात उपबंध के बारे में। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 है, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बताता है? क्या ये पार्ट 14 है, पार्ट 16 है, पार्ट 18 है या पार्ट 20 है? सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20 में जो है संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। चलेंगे अगले सवाल पर। व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ पंचायत? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों की शक्ति के बारे में बताया है? यहाँ पर अनुसूची पूछी गई है, भाग नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10 या शेड्यूल 11। सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल 11 में जो है पंचायतों की शक्ति के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 27वां सवाल है दोस्तों, व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताता है? क्या ये 5वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, 11वीं है या 12वीं है? सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताया गया है। 11वीं में किसके बारे में बताया गया है? पंचायत में। 12वीं में किसके बारे में बताया गया है? नगर पालिका के बारे में। चलेंगे 28वें सवाल पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? क्या ये 1, 2, 3 या 4 प्रकार? कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 29, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? क्या ये 3 है, 4 है, 5 है या 6? तो संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। चलेंगे तीसरे सवाल पर। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? क्या ये 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? सही उत्तर है दोस्तों, सिर्फ एक ही बार जो है प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं जिससे संबंधित सवाल आगे आपको मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। चलते हैं आगे। 31वां सवाल है, व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कब संशोधन किया गया? क्या 1951 में, 1956 में, 1969 में या 1976 में? सही उत्तर है दोस्तों, 1976 में जो है महज एक ही बार प्रस्तावना में संशोधित किया गया है या संशोधन किया गया है। आते हैं, देखते हैं 32वां सवाल। व्हाट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा प्रस्तावना में जो है क्या जोड़ा गया? तो ये सबसे पहले जानिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। और प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? क्या समाजवादी जोड़ा गया, सोशलिस्ट, पंचनीतिक, सेक्युलर या अखंडता, इंटीग्रिटी या उपरोक्त सभी? किसे जोड़ा गया है? बिल्कुल सही, इसमें तीनों शब्द को जोड़ा गया है। इसमें उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे आगे। 33वां सवाल है, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
नए राज्यों का निर्माण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्या आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4 के तहत? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 3 के तहत जो है नए राज्यों का गठन किया जाता है। आइए देखते हैं 34वां सवाल। Who was the first state to be formed on linguistic basis? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? क्या मद्रास था, आंध्र प्रदेश था, केरला था या हरियाणा था? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। चलेंगे आगे। 35वां सवाल है When was फजल अली कमीशन फॉर्म टू बी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट? राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? क्या 1948 में, 1953 में, 1956 में या 1966 में? सही उत्तर है दोस्तों 1953 में फजल अली आयोग सबसे पहला आयोग है जिसे कि रिकॉग्नाइज्ड स्टेट मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित किया गया। 36वां सवाल है When was the State Recognition Act passed in the Parliament? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? क्या 1948 में, 1953 में, 1956 में या 1966 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जो है स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो है वो पास हुआ था। चलिए आगे। 35वां सवाल है When was the Citizenship Act passed in Parliament? नागरिकता अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? क्या 1948 में, 1953 में, 1955 में या 1956 में? सही उत्तर है दोस्तों 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है संसद से पारित हुआ था। 38वां सवाल When was the Citizenship Act 1955 recently amended? नागरिकता अधिनियम 1955 में हाल ही में कब संशोधन किया गया? क्या वर्ष 2018, 2019, 2020 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 2019 में जो है CAA अमेंडमेंट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था और 2019 में इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है। चलेंगे आगे। 39वां सवाल है करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में जो है संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? क्या 4, 5, 6 या 7? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के वर्तमान में संविधान में मूल अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है और इसे याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको वीडियो में बताया है, समस्त शोध संस्कृति के अधिकार है। चलिए देखते हैं 40वां सवाल Which of the following is not a fundamental right? निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? क्या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। मैंने पहले ही अभी डिस्क्रिप्शन बताया आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है या राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसे मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। चलेंगे आगे। 41वां सवाल है इन विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी? और इस विशेषता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 में दिया गया है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए देखते हैं 42वें सवाल को। इंडियन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18 में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16 में दिया गया है अवसर की समता लोक नियोजन के। चलेंगे आगे। 43 नंबर क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड प्रोटेक्शन मेंशन्ड इन रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ क्राइम? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 20 में है या आर्टिकल 22 में है? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 20 में इसके बारे में बताया गया है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार के संरक्षण के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है कि किसी भी पूर्व प्रदत्त कानून के तहत किसी को
दूसरा क्या है कि किसी को भी एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, और तीसरा क्या है कि उसे अपने मनपसंद के जो है वकील और उससे सलाह लेने की आजादी दी है। चलते हैं 44वें नंबर सवाल पर। इन विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 25? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 21 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन किया गया है। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 45 है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या यह आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 या आर्टिकल 32 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। चलेंगे 46 नंबर सवाल पे। विच फंडामेंटल राइट है अम्बेडकर कॉल द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मूल अधिकार को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? क्या ये राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है अम्बेडकर ने। चलेंगे आगे। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट के बारे में वर्णन है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के? सही उत्तर है दोस्तों 5 प्रकार के रिट का वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। चलेंगे 48वें सवाल पे। Which writ is issued to prevent illegal trespassing of public office? सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? क्या सेरियो किया जाता है, विश्लेषण, या सुओ वारंटो अधिकार परीक्षा, या प्रोहिबिशन प्रतिषेध, या हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके नाम में ही अधिकार परीक्षा मतलब अनाधिकार को अधिकार पूछा जाएगा कि आप यहाँ एंट्री कैसे की है, तो सुओ वारंटो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व को वर्णित किया गया है? क्या ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है या पार्ट 6? सही उत्तर है दोस्तों पार्ट 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। Which article of Indian Constitution describes the welfare state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है? क्या वो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 40 है या आर्टिकल 41 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 38 में बताया गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में, कल्याणकारी राज्य के बारे में। चलेंगे आगे। 51वां सवाल है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज डिस्क्राइब्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में वर्णन है? क्या ये आर्टिकल 39 में है, आर्टिकल 39A में है, आर्टिकल 40 में है या आर्टिकल 41 में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A में जो बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। चलेंगे आगे। 52वां सवाल है। Which article of the Constitution describes the formation of पंचायत? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन है? क्या वो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 40 है या आर्टिकल 41 है? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायतों के गठन के बारे में। चलेंगे आगे। चलिए 53 नंबर सवाल। Which article of the Constitution describes the growth of cooperative society? संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के बारे में वर्णित है? क्या ये आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A या आर्टिकल 43B है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 43B में बताया गया है ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के बारे में। 54 नंबर सवाल है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान के किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता के बारे में वर्णित है? क्या यह आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 44 में
यूनिफॉर्म सिविल संहिता के बारे में या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द जुडिशियरी एज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक के बारे में वर्णन? क्या ये आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 50 है या आर्टिकल 51? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 50 में बताया गया है क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक के बारे में। चलेंगे 56 नंबर सवाल पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स मार्शियल लॉ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मार्शल लॉ का वर्णन है? क्या यह आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 35 है या आर्टिकल 36 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 57 नंबर सवाल है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया है? क्या ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 4A है या पार्ट 5 है? बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दोस्तों। पार्ट 4A में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? क्या 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11। फंडामेंटल ड्यूटीज है 11 है। सबसे अंतिम जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ा गया था, उससे पहले 10 मूल अधिकार थे जब 1976 में इसे लाया गया था। चलेंगे आगे। 59 नंबर क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन? क्या ये आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51 है या आर्टिकल 61A? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। चलेंगे 7वें सवाल पे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? क्या ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार वल्लभ सिंह समिति या इंदिरा गांधी समिति या जवाहरलाल नेहरू समिति? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। चलेंगे आगे। 61वां सवाल है हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या गवर्नर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 65वें नंबर सवाल को देखें। Which article describes the electoral college for the election of president? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? क्या आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 53 में है, आर्टिकल 54 में है या आर्टिकल 55 में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया गया है किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। चलेंगे आगे। 63 नंबर सवाल है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? क्या ये आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 57 में है या आर्टिकल 58 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 56 में बताया गया है प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, मतलब कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। 64वें सवाल पे चलते हैं। विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या ये आर्टिकल 55 में है, आर्टिकल 56 में है, आर्टिकल 57 में है या आर्टिकल 58 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 58 में बताया गया है क्या, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट के बारे में। चलेंगे आगे। अगला सवाल है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 या आर्टिकल 61 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। 66वां सवाल
To whom does the president submit his resignation? राष्ट्रपति ने अपना या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं या लोकसभा स्पीकर को देते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। यहीं पर एक सवाल और बता दूं, तो राष्ट्रपति को शपथ, जो उनके पद की शपथ है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। चलेंगे आगे। 67 नंबर सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? क्या 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 साल जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। 68वां सवाल है, टू हूम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? ये सवाल रिपीट हो गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट को या लोकसभा स्पीकर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे आगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, हु सेटल्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो उसकी निपटारा कौन करता है? क्या लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है या इलेक्शन कमीशन करती है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट करती है। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ही उसके विवाद का निपटारा करती है। चलेंगे 70 नंबर सवाल पर। इन विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब द सेटलमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट? जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का निपटारा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो डिस्पोजल होता है या डिस्प्यूट हो जाता है उनके इलेक्शन में, तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन है कि उसका निपटारा कौन और कैसे करे? क्या ये आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 70 में है, आर्टिकल 71 में है या आर्टिकल 55 में? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 71 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं या गवर्नर करते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। 72 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट? निम्न में से कौन संसद के अंग होते हैं? क्या लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिल करके होता है। चलेंगे आगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, हु कॉल्स अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस? जब ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा स्पीकर जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलेंगे आगे। 75 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट कॉल अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? क्या ये आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 108 है या आर्टिकल 110 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन रखा गया है। 76 नंबर सवाल देखते हैं, हाउ मेनी पीपल आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? क्या 10 लोकसभा में या 2 राज्यसभा में, 12 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में, 12 लोकसभा में, 3 राज्यसभा में या 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 लोकसभा में मनोनीत करते हैं और 12 राज्यसभा में करते हैं। चलते हैं आगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वीटो पावर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कितने प्रकार के वीटो शक्ति? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलेंगे 78वें सवाल पर, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यानी जैसे कि बजट भी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण
के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द मनी बिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 117? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 117 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। 80 नंबर सवाल देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के साथ क्षमादान देता है? क्या ये आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 74 है या आर्टिकल 78? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72 के साथ राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। चलेंगे आगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के साथ अध्यादेश जारी करते हैं? क्या ये आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 123 के साथ? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 123 के साथ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस देते हैं। चलते हैं 82 नंबर पर, द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लॉ इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति किसी विधि पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित? क्या ये आर्टिकल 123 में है, आर्टिकल 140, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 148 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 143 के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट किसी भी लॉ के संबंध में सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होता है। चलेंगे आगे। आगे चलने से पहले एक स्लाइड आपके लिए है, प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों के मासिक वेतन के बारे में बताया गया है। इसमें सवाल यहाँ से आपके आ सकते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट का मासिक वेतन 5 लाख हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख, गवर्नर का 3.5 लाख, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका 2.5 लाख, वहीं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनका भी 2.5 लाख, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का 2,25,000, सीएजी जो है उनका 2.5 लाख, वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी 2.5 लाख क्या है मासिक वेतन है। तो सवाल यहाँ से भी आपके कोई बन सकते हैं। पूरे सवाल के फॉर्म में लाने से बढ़िया मुझे ये लगा कि बहुत ही कम समय में आपके लिए यह कवर कर लिया जाएगा। चलेंगे हम अगले सवाल पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द वाइस प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 या आर्टिकल 65 में? सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 62 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में। अगर आप उसमें 11 जोड़िएगा तो होता है 63। तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, और फिर 63 में आप 11 जोड़ेंगे तो 74 होता है, जिसमें की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से आप तीनों वरिष्ठ पदों को अनुच्छेद को याद रख सकते हैं, 52, 63 और 74। चलेंगे 84 नंबर सवाल पर, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में वर्णित किया गया? क्या ये आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 या आर्टिकल 65 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 64 में बताया गया है। इसके बारे में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलेंगे आगे। टू whom is the council of ministers collectively responsible? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति या प्राइम मिनिस्टर के प्रति? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। एक सवाल यहाँ और बनता है कि मंत्री परिषद जो है या मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सवाल का उत्तर बदल के प्रेसिडेंट हो जाएगा कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलेंगे 86 नंबर सवाल पर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 80 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। चलेंगे आगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या 25 साल, 30 साल, 35 साल या 21? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 साल जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। वहीं अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या 25 साल, 30 साल, 35 साल या 21 साल? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 साल जो है लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। चलेंगे आगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? क्या 250, 253, 254 या 260? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 250 राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। वही 90 नंबर सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या कितनी निर्धारित है? क्या 550 है, 552 है, 553 है या 554? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। चलेंगे आगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? क्या 240 है, 245 है, 245 है या 250? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। वहीं 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? क्या 545 है, 550, 552 या 553 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 545 लोकसभा की वर्तमान में संख्या है। चलेंगे आगे। 93 नंबर सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या स्पीकर है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। वर्तमान लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 545। चलेंगे 95 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3, 4, 5 या 6 वर्षों का? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। वैसे राज्यसभा न भंग होने वाली सभा है, इसके सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं और वो 6 वर्षों तक ऐसे ही बने रहते हैं, इसलिए इसका कार्यकाल पूछा गया है। चलेंगे 96 नंबर सवाल पर, इन विच आर्टिकल इज द ओथ डिस्क्राइब टू द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 96, आर्टिकल 97, आर्टिकल 98 या आर्टिकल 99 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 99 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष है। आइए 98 नंबर सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप ऑफ पंचायत। पंचायतों की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष जो है पंचायतों की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु है। चलेंगे अपने 99 नंबर क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस द डिफेक्शन रिलेटेड मैटर एंड डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द मेंबर। दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण एवं सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं या राज्यसभा करते हैं? सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा स्पीकर इसके बारे में अपना मत देते हैं और उनके पास ही इसका अधिकार भी है। अब लास्ट सवाल है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज। सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है या राज्यसभा स्पीकर है? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर है। तो यहाँ पर मैंने 100 महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर कवर किया है। आगे एक पार्ट और आएगा जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसे यहीं पर रोकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बनाइएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।